Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM. Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगा 5126 कलयुग विक्रम संवत 2081 श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी 11 अगस्त 2024 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम का सप्रेम नमस्कार। आज के समाचार इस प्रकार हैं। 1975 में भारत ने बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार के सामूहिक नरसंहार के बाद शेख हसीना की मदद करके बांग्लादेश को सैन्य अशांति में पड़ने से रोका था। अब भी वही भारत है जिसने संकट में घिरी शेख हसीना को पहली पनाह दी। बांग्लादेश की सबसे लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर मानी जाने वाली शेख हसीना का दिन दहाड़े तख्ता पलट गया। हसीना को न केवल कुर्सी गंवानी पड़ी बल्कि पीएम आवास से तुरंत निकलना भी पड़ा और अपना देश छोड़ना पड़ा। दुनिया में 200 देश हैं, लेकिन संकट में भारत ही याद आया। ऐसा इसलिए हुआ कि आधी सदी का बांग्लादेश का इतिहास यही बताता है कि हर संकट में सहयोग का संबल भारत ने ही दिया है। भारत के कारण ही 1971 में पाकिस्तान के चंगुल से पूर्वी पाकिस्तान छूटा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 2009 में भी बांग्लादेश राइफल्स के विद्रोह के वक्त शेख हसीना की मदद करके बांग्लादेश को सैन्य अशांति में पड़ने से रोका था भारत ने। रविवार 3 अगस्त को बांग्लादेश बर्निंग देश बना हुआ था। सेना ने सरकार से मुंह मोड़ लिया, तब भी भारत ने ही उन्हें पनाह दी। 6 अगस्त को दोपहर ढलने तक दिल्ली के पास हिंडन एयर बस पर बांग्लादेशी सेना का विमान शेख हसीना को लेकर पहुंचा। अब आगे कहां जाएंगी यह अभी तक तय नहीं। उनके बेटे साजिब ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए एनडीटीवी को एक बातचीत में स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी मां ने किसी से भी देश में शरण की गुहार नहीं की और उनकी मां 76 वर्ष की हैं, सेवानिवृत्ति का विचार कर रही हैं और राजनीति से संन्यास ले लेंगी। बाकी का समय वे अपने परिवार के सदस्यों के बीच में बांटेंगी। मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रोफेसर यूनुस को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। लोकसभा में पुराने वक्फ कानूनों में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बिल को प्रश्नकाल के बाद पेश करेंगे। इस बिल को लेकर पहले से ही विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाओं और आईईएम अध्यक्ष के सरकार के इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है। बिल में 4 प्रावधानों में बदलाव किए जा रहे हैं। पहला, सभी मौजूदा वक्फ संपत्तियों को नियमित करने का। दूसरा, संपत्ति वक्फ है या नहीं इसका फैसला राज्य वक्फ बोर्ड नहीं कर सकेगा। तीसरा, केंद्रीय वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड्स को ज्यादा व्यापक और सर्वसमावेशी बनाने का प्रावधान। चौथा और आखिरी, विवाद की स्थिति में वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को ऊंची अदालतों में चुनौती देने का प्रावधान। वैसे तो किसी राजनीतिक दल ने अभी तक इस नए बिल को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया,
लेकिन बिल के स्वरूप को देखते हुए इस बात का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि बिल को लेकर राजनीति भी खूब होगी। देखना यह है कि केंद्र की एनडीए सरकार के दो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी जेडीयू और टीपीडी का रुख क्या होता है, क्योंकि इन दोनों पार्टीज के रुख पर ही इस बिल का भविष्य निर्भर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुस्लिम समाज में जो जमीन दान में दी जाती है उसे वक्फ कहते हैं। राज्यसभा की 12 सीट्स के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होना है। इसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र की दो सीटों पर, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा, उड़ीसा और तेलंगाना की एक सीट पर वोटिंग होगी। 12 सीट में से केवल तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी 11 सीटें बीजेपी और एनडीए में उनके सहयोगियों के खाते में आने की पूरी संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो संसद के उच्च सदन की तस्वीर बदल जाएगी। बीजेपी सदस्यों की संख्या जहां 100 के करीब हो जाएगी, वहीं एनडीए भी बहुमत के आंकड़े से आगे निकल जाएगा। राज्यसभा में 20 सीटें खाली हैं। सदस्यों की मौजूदा संख्या 225 है, यानी बहुमत का आंकड़ा 113 का है। इनमें से बीजेपी के पास 87 सांसद, एनडीए के पास 101 सांसद हैं। एनडीए को 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सांसद का भी समर्थन है। पुणे के मशहूर बिजनेसमैन योहान पूनावाला ने मुंबई में एक लग्जरी मैंशन खरीदा है। इस महंगी खरीद के कारण रियल एस्टेट में खलबली पैदा कर दी। कफ परेड पर यह हेरिटेज प्रॉपर्टी 30,000 वर्ग फुट में फैली है और इसकी कीमत 500 से 700 करोड़ रुपए आंकी गई है। दिल्ली के पूर्व उप मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वे 17 महीने बाद जेल से बाहर आए। सीबीआई और ईडी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे जेल से बाहर रहते हुए किसी भी गवाह को प्रभावित न करें और सबूतों से छेड़छाड़ न करें। खेल समाचारों में पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का अभियान 25 जुलाई को तीरंदाजी के साथ शुरू हुआ। 11 अगस्त को खेलों का समापन तक कुल 112 भारतीय एथलीट 16 खेलों में 59 पदक स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। पेरिस में 2024 में एक बार फिर भारत का डंका बजा। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। टीम को देश की कई हस्तियों और फिल्मी सितारों ने बधाई दी। गौरतलब है कि दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। भारतीय हॉकी इतिहास में ऐसा 50 साल बाद हुआ जब टीम इंडिया ओलंपिक के लगातार 2 मेडल जीत पाई। नीरज चोपड़ा ने मेंस जेवलिन थ्रो फाइनल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने रजत पदक जीता था। अमन सरावत ने दिलाया भारत को 6ठा पदक। उन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। करोड़ों भारतीय अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ सके जो हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के रूप में लगा। इस फैसले को आईओए ने खेल पंचायत में चुनौती दी है, तो फैसले से पहले ही सचिन तेंदुलकर ने इस मामले में बड़ी अपील कर दी। फाइनल से पहले वजन को लेकर विनेश को अयोग्य ठहराए जाने से उनसे हक का पदक छीन लिया गया। विनेश फोगाट की सीएएस में अपील की सुनवाई पूरी हो गई है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने कहा कि उसे सकारात्मक समाधान की उम्मीद है। भारतीय पहलवान ने अपनी अपील में लोपेज के साथ संयुक्त रजत पदक दिए जाने की मांग की है। कहा रविवार को ये इसका फैसला होना था, परंतु अब इस मामले को 13 अगस्त तक टाल दिया गया है। पेरिस ओलंपिक में भारत का सफर अब तक मिला जुला रहा है। देश को कुल 6 मेडल प्राप्त हुए, इसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं। फिल्म समीक्षा। जो पागलपन की हद से ना गुजरे तो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं।
प्यार की इस शिद्दत से परिभाषित करने वाली हसीन दिलरुबा इश्क की एक और जुनूनी दास्तान लेकर फिर आ पहुंची है। तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की पिछले फिल्म हसीन दिलरुबा का सीक्वल फिर आई हसीन दिलरुबा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। कहानी पिछले भाग से ही बढ़ती है। राइटर कनिका ढिल्लन की गढ़ी रानी और ऋषु की ये दुनिया पहले ही लोगों को अपने महापोश में बांध चुकी है। इस बार भी किरदारों की रहस्यमयी जर्नी आपको काफी देर तक बांधे रखती है। जयप्रद देसाई के सदे निर्देशन में कसा हुआ स्क्रीन प्ले, लाल और डार्क कलर पैलेट, पल्प फिक्शन स्टाइल का ट्रीटमेंट, काल्पनिक राइटर दिनेश पंडित के हवाले से कहे गए वन लाइनर्स और बढ़िया बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक का स्कोर है, फिल्म में सस्पेंस को बनाए रखते हैं। तो यदि आप सस्पेंस थ्रिलर के शौकीन हैं तो यह फिल्म जरूर देखें। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक सोने का भाव 67,810 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55 रुपए 6 पैसे, अमेरिकन डॉलर 83 रुपए 95 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण रेडियो हिंदी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आप 98.5 एफएम पर प्रति रविवार 9 से 11 के बीच में सुनते हैं। श्रोताओं, आज हम लोग काफ़ी कुछ लेके आए हैं आपकी सेवा में। हम पहले इंट्रोड्यूस कर दें, हमारे साथ पूनम जी हैं, यतेंद्र गुप्ता जी हैं, और जैसा कि यतेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि यंग गन लॉयर नंदिनी जी भी हैं, ये हमारी परमानेंट मेंबर हैं, और एक गेस्ट भी हैं राजेश शर्मा जी, जो कि आप देखेंगे कि बीच में काफ़ी कुछ लेके आए हैं और बड़े प्रतिभाशाली हैं। भारत से अकाउंटेंट तो होते हुए भी 20 सालों से इनका रेडियो जॉकी का भी एक्सपीरियंस रहा। और अंत में मैं राम दुबे। अब आपको आज का विचार पिछले हफ्ते एक्चुअली मित्र दिवस था, तो मैंने सोचा कि इस बांग्लादेश और सबके में मित्रों की बड़ी आवश्यकता होती है। तो मैं सुनाता हूँ एक मैथिली शरण गुप्त की सुंदर रचना। तृप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहलादे मित्र वही है। तृप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहलादे मित्र वही है। रूखे मन को सराबोर कर जो नहलादे मित्र वही है। रूखे मन को सराबोर कर जो नहलादे मित्र वही है। प्रिय वियोग संतृप्त चित्त को जो बहलादे मित्र वही है। प्रिय वियोग संतृप्त चित्त को जो बहलादे मित्र वही है। अश्रुबूंद की एक झलक से जो दहलादे मित्र वही है। अश्रुबूंद की एक झलक से जो दहलादे मित्र वही है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। शुद्ध हिंदी तो है श्रोताओं, लेकिन वही है कि मित्र, मैं तो कहता हूँ द्विवेदी, जीवन में अगर एक भी मित्र आपको मिल जाए तो आपसे भाग्यशाली कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा। मैं मानता हूँ मित्र वो है, छोटी मोटी डेफिनेशन है कि जो आपको कभी कभी आईने के सामने खड़ा कर दे कि ये आप हो। तो मित्र अगर आपकी थोड़ी सी बुराई भी करे तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत ही अच्छी बात होती है। और एक मित्र को ही मेरे ख्याल से इतनी जिसे कहते हैं वही मित्र है, मैं कहता हूँ जो बोले कि भाई रुको थोड़ा सा। वो एक मित्र ही होता है जो ये जिसे कहते हैं ना फॉर ग्रांटेड ले सकता है, क्योंकि रिश्ते खाली खून से नहीं बनते, जी, दिल से भी बनते हैं। और मित्र की रिश्ते एक्चुअली दिल से ही बनते हैं। हाँ। और एक और बात है, निंदक नियरे राखिए वाली तो बात है। बिल्कुल कबीर का जो दोहा है। आप बताइए। मैं यहाँ पे जोड़ूंगा कि मित्रता जो है, कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें मित्रता नहीं है तो वो रिश्ता फीका है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। क्योंकि अगर पति पत्नी भी हैं उसमें मित्रता होना, भाई बहुत है, अच्छी बात बोली आपने।
खून के रिश्ते तो हैं ही हैं, लेकिन खून के रिश्तों में भी अगर मित्रता नहीं है तो फिर वो बेमायने। कभी मित्रता को स्वभाव की तरीके से लेता हूँ, ना कि एज ए पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी आपने बोला, लेकिन इस भजन के बाद में हमारी एक रूपरेखा होती है, तो हम आज के विचार के बाद में भजन सुनेंगे और फिर आपके साथ में अपने श्रोताओं का परिचय भी कराते हैं जी। क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी, तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्य बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। दयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परिवानराणां, न तावत् सुखं शांति संतापनाशं, प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम। ध्यान में है मगन तन पे ओढ़ के रचोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। आसन है नीचे ना है कोई खटोली, मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। बस भी करो अब मेरे शंकरा, भांग रगड़ के बोलिए गौरा, तुम नहीं रजे हो गोरा हट के रजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, 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 लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां
और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। ये थे हमारे स्पॉन्सर कलर्स ऑफ इंडिया का संदेश। तो पूनम जी, आप एक पहेली भी लेके आई हैं हमारे श्रोताओं के लिए। तो श्रोताओं, आज की पहेली पर $50 का इनाम है कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से, एक वाउचर मिलेगा। तो आप सब जानते ही हैं कि 15 अगस्त आने वाली है और हमारे देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गई है। तो इसी पर ये पहेली बेस्ड है। व्हाट इज द थीम ऑफ 77 years ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? तो मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूँ। सेल्फ रिलायंट इंडिया, प्रमोट इंडियाज कल्चर, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, या नन ऑफ द अबव। तो हमें अपने तो हम ये रिपीट भी करते रहेंगे, एक बार दोबारा से ऑप्शन बता दीजिए। तो ऑप्शन है सेल्फ रिलायंट इंडिया, प्रमोट इंडियाज कल्चर, तीसरा है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो प्लीज बताइए हमें। तो श्रोताओं, ये जो है ना, पहली बार हमने आपको ऐसा काम करा है कि शायद गूगल की जरूरत ना पड़े, ऑप्शन भी हमने दे दिए। क्यों पूनम जी? और वो बड़ा अच्छा है कि जो नोटा का ऑप्शन होता है वोटिंग में। पूनम जी आप तो, कमाल है। पूनम जी तो कमाल है भाई, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। हमारी नंदिनी कुछ कहना चाहते हैं। नमस्ते। के ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, नमस्ते श्वेता, मेरा नाम है नंदिनी। तो जैसे हमने ये छोटा सा टॉपिक शुरू करा था फ्रेंडशिप के बारे में, मुझे भी लगता है कि फ्रेंडशिप बहुत खूबसूरत चीज़ है। अब जैसे यहाँ पर जो सारे हमारे को एंकर्स ने कहा था कि फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद चूज़ कर सकते हो। अब रिश्तेदार, माँ बाप, वो सब एक चीज़ होती है जिसमें आप बॉर्न होते हो, तो उनमें आप ऐसे चूज़ नहीं कर पाते। फ्रेंडशिप आपकी फीलिंग्स, आपकी नेचर से वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती है, फिर आप उसी फ्रेंडशिप को लेके बहुत काम में आती है आपकी इंडिविजुअलिटी को, आपकी ग्रोथ को, आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत नर्चर करती है। तो मैं कहती हूँ कि फ्रेंडशिप हर इंसान की ज़िंदगी में एक फ्रेंड तो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक मिल जाए वो एक फ्रेंड मिलना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो मिल जाए तो आपसे बड़ा कोई। ये जी आप देखिए कि आप एक 10 लोगों के ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो हर एक को हाय हेलो तो करेंगे ही, परंतु एक के साथ ऐसी बात हो जाती है कि फिर वो वहीं से शुरुआत होती है, और वो दोस्ती फिर आगे जाके, जिसे कहते हैं ना, दिल का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। मैं तो फ्रेंडशिप को, मित्रता को स्वभाव की तरीके से देखता हूँ, क्योंकि एक पर्सन में देख पाना वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर जो है ना कि पहले तू ऐसे था, अब तूने ऐसे कर दिया, वो उसमें मित्रता का एक स्वभाव के तरीके से की, एंड इट वर्क वेरी वेल। और फिर एक और बात है कि आप कितने अच्छे मित्र हो, ये भी जरा देखना। वो तो वो कहते हैं ताली 2 हाथ से बजती है। तो अगर ये जो जिस एक के साथ मित्रता है, वो एक्चुअली मेरे हिसाब से इट्स एन अनफिनिश्ड रिलेशनशिप। वो चल रहा था पीछे से, तो आपकी उसके साथ ऐसी ट्यूनिंग होती है कि वो अब पुनर्जन्म को भी जोड़ दिया पूनम जी। मैं तो मानती हूँ इस बात। श्रोताओं से भी हम पूछते हैं, श्रोताओं आपका क्या विचार है इसके बारे में? आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ले सकते हैं। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फ़ोन पे, तो हम आपको फ़ोन पे भी ला सकते हैं। हमारा नंबर है 0421590791। एक और है पूनम जी, आप उसका शायद जवाब थोड़ा बाद में दे सकते हैं। कहते हैं कि मेल फीमेल की जो मित्रता होती है वो मित्रता नहीं होती। मैंने ये टैबू है। मेरा नहीं है, आप डोंट किल मी, आप इसके बारे में बताइएगा। लेकिन क्यों ना हम अपने पहले मेहमान का परिचय कराएं अपने दोस्तों से। राजेश शर्मा जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सबको नमस्कार जी, श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल। आप सर्वदम समाह वाले लग रहे हैं। जी कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के ब्राह्मण हैं भाई। जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण हैं, फिर तो और भी ज़्यादा तकलीफ हो।
क्योंकि इन्होंने बहुत पे करा है प्राइस अपने जीवन का, और मैं समझता हूँ कि किसी को ये डिजर्व नहीं करता है। जी, और भारत में ये मेरे लिए बहुत सेंसिटिव है, लेकिन अभी मैं अपने उसमें नहीं जाता हूँ। अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, अब आप यहाँ पे कब आए, क्या करते हैं? जी, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं, अगर आप रेडियो की बात करें तो रेडियो से तो मैं बचपन से जुड़ा हूँ। ऑल इंडिया रेडियो जम्मू स्टेशन से मैं जुड़ा हूँ, और फर्स्ट जो मेरा इंटरेक्शन था, जो माइक के साथ आप कह सकते हैं एनकाउंटर था, तो इट वाज 12th क्लास एंड आई सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन कॉमर्स। वेरी गुड। तो बोर्ड का मैं टॉपर था, आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट। क्या बात है। तो मुझे रेडियो में बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे था कि जो फर्स्ट स्टैंड करता है पूरी स्टेट में, तो हम भी बुलाते हैं, यहाँ भी बुलाते हैं। जी। तो वो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था माइक के साथ। उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं शायद माइक के लिए बना हूँ। अच्छा। जी, क्योंकि जब वो मेरे से क्वेश्चनिंग कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था माइक में बोलना और अपने विचारों को व्यक्त करना। तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने ऑडिशंस दिए, देन मैंने प्लेस में काम किया। एक प्रोग्राम हुआ करता है वहाँ, मेरी पसंद। अच्छा। तो मेरी पसंद में यह है कि 1 हाफ आप कभी जाते हैं और अपनी सीक्वेंस लेके गाने प्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ से फिर वो शुरू हुआ। देन आई वाज टेकन एज रेगुलर कैजुअल अनाउंसर। तो फिर हफ्ते में 1-2 बार मैं जाता था। मेरी जॉब चल रही थी, मैं वहाँ पे चीफ अकाउंट्स ऑफिसर था, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में था मैं। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू वेंचर आउट। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, मेरा प्रश्न था आपसे कि आप ऑस्ट्रेलिया कब आए? ऑस्ट्रेलिया में पीआर मेरा 2011 में हुआ था। बट टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मेरी जॉब चल रही थी, तो आई वाज शटलिंग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने ये सोचा कि मैं वीआरएस लेके जाऊंगा, 20 इयर्स की सर्विस हो जाए तो फिर मुझे वीआरएस मिल जाएगा, आई विल गेट द पेंशनरी बेनिफिट्स। तो फिर मैं उसको छोड़ के आया हूँ 2020। आपको अभी भी भारत की पेंशन की जरूरत है? थोड़ा क्यूरियोसिटी है। भारत से प्यार है, इसलिए कुछ वहाँ से मिले, गवर्नमेंट से जुड़ा। वाइफ भी प्रिंसिपल है, वो भी पेंशन लेके आएंगी। प्यार की तो खैर बात अलग है। उनका भी अभी 2 साल रहते हैं, तो शी विल आल्सो गेट पेंशन। तो उस तरह से मैंने, तो बड़े यंग लग रहे हो। और नहीं, मैं यंग हूँ सर, मैंने प्री मैच्योर ली है। नहीं, आपकी वाइफ आई डोंट नो उसमें कैसे होता है, लेकिन चलिए उम्र की बात नहीं करते, वरना नंदनी से बस थोड़े से बड़े। जी। तो आप यहाँ पे आए हैं तो क्या करते हैं राजेश सिंह? यहाँ पे आते ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। तो मैं उनका मतलब लेक्चरर हूँ, अकाउंटिंग का लेक्चरर हूँ। एंड सेकेंडली आई एम डूइंग देयर अकाउंटिंग एज वेल। आई एम हेडिंग, मैं उनका चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी हूँ। अच्छा, वाह जी। CFO कम सीनियर लेक्चरर हूँ वहाँ पे। अरे क्या बात है। यहीं पे बरवुड में ही कॉलेज है, गेटवे बिजनेस कॉलेज। तो वहाँ पे आई एम सर्विंग एज लेक्चरर एंड डूइंग देयर अकाउंटिंग। जी। और साथ में आप यहाँ पे रेडियो? जी, साथ में रेडियो है, बिल्कुल। थोड़ी देर में बहुत ही मल्टी स्किल्ड है हमारे राजेश जी। गाने वाने भी गा लेता हूँ शाम को। क्या बात है। तो एक आज का जो गाने हैं श्रोताओ, वो राजेश जी ने ही चूज करे, उसके बारे में वो बताएंगे भी। तो एक तो हम जो आपका पहला वाला है मेरे, तो हम उसको बजाते हैं, लेकिन उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, जैसे पूनम जी ने पहेली भी पूछी है, और 15 अगस्त आ रहा है, तो इस समय आपको बताया देश भर में और बाहर भी, जहाँ भी भारतीय रहते हैं, तो सबको जोश है इस समय। लेकिन साथ ही साथ जब हम बाहर जाते हैं तो इंडिया को बहुत मिस करते हैं। जी। खासकर ये जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, जी, हम कहीं ना कहीं मिस भी करते हैं कि हम वतन से थोड़ा दूर हैं। वैसे तो यहाँ भी वतन बन गया है, लेकिन जो वहाँ की फेस्टिविटीज़ हैं, नेचुरली उनका स्केल जो होगा वो बड़ा होगा। तो अपने देश को मिस करना जो है ऐसे मौक़ों के ऊपर, उसके ऊपर मैंने कुछ 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। तो मैं सुना देता हूँ। ये काबुली वाला का गाना है, ऐ मेरे बिछड़े वतन। हम कहीं भी जा रहे, ऐ देश तुम हमारी सांसों में धड़कता है। तिरंगे की शान में हर भारतीय सलाम को झुकता है। तेरे पहलू में आने को, तेरी सरजमीन को चूमने को, दिन रात के मन तड़पता है।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और मैं कहता हूँ कि आपने व्यक्त कर दिया है, लेकिन काफी सुबह ही लिखा है, क्या बात सुबह ही लिखा है, गाने को ध्यान में रख के उसकी फील मैंने ली और फिर ये 4 पंक्तियां आ गई उस तरह से। आपने उसको शब्दों में परो दिया है, लेकिन काफी कुछ के लोगों के साथ में ऐसा होता है। जी जी जी। तो श्रोताओ, वही गाना हम सुनते हैं। बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू,
है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये थी हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो राय जी, आप रेडियो करते हैं, पढ़ाते भी हैं लोगों को। अब तक मुझे लगता है कि आपका बहुत सफल आगमन और विश्राम रहा है ऑस्ट्रेलिया में। जी, आप क्यों ये सब करना चाहते हैं? इसमें एक तो अपनी सेटिस्फेक्शन की बात है सर जी। जब भी आप कोई काम करते हैं, एक बात है कि अगर आप उसको ड्रजरी समझ के करें, आपको ड्रैग करना है किसी चीज़ को, फिर आपको उसमें प्लेशर नहीं आता और आप सेटिस्फाई भी नहीं होते हैं, और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो पैशंस के हिसाब से टीचिंग, रेडियो, इससे जुड़े रहना और जिस भी तरह से कंट्रीब्यूट हो सकता है। आप बिलीव करें, आज की डेट में भी मैं ऑनलाइन इंडिया की क्लासेस लेता हूँ रात के 12:30 बजे। क्या बात है? क्योंकि देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस, क्योंकि वो स्टूडेंट मेरे पे रिलाई करते हैं। उनको ये है कि सर हमें पढ़ाएंगे, हम पास हो जाएंगे, एंड देयर इज़ नो मॉनिटरी कंसिडरेशन इन दैट। अच्छा, पीएससी के एग्ज़ाम देते हैं वो, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। तो एक बात मैं और क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि राजेश जी की जो सेक्रीफाइस है कि इनकी पत्नी भारत में रहती हैं और यहाँ पर रहते हैं, फैमिली से अलग रह के ये सब करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं समझता हूँ। जी, पूरी फैमिली वहीं पे है। वही I'm all alone here। अब वही मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ बहुत, मैं समझता हूँ बहुत। तो ये शॉर्ट में इनकी मित्रता पैशन से है, तो ये अकेले कहाँ हुए? क्या बात कही। पैशन मेरे साथ हमेशा चलता है। जी। जैसे कॉलेज के बाद मैं जाता हूँ तो मैं एक सॉन्ग ज़रूर गाता हूँ शाम को जाके। क्या बात है। एंड देन आई सर्कुलेट इट अमंग माय फ्रेंड्स। उससे ये है कि पूरे दिन की थकावट मेरी मिट जाती है। क्या बात है। उसके बाद रात को अगर क्लास पढ़ा लूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी स्टेट में बैठा हूँ, अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ। और यहाँ का भी यही है कि यहाँ भी किसी भी तरह से मैं किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर लूँ, तो क्योंकि इन सब से मुझे खुशी मिलती है जी। तो इसी चीज़ को मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जैसे रेडियो, आई एम सो लकी कि आप से मेरा जुड़ाव हुआ आज, तो इसको भी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। नहीं, आप मैनर आई कैन कंट्रीब्यूट। हम तो अभी से ही अभी आपको बोले हैं, यू विल बी पार्ट ऑफ आवर टीम, नॉट ओनली दैट, और जो आपकी छाप है उसके साथ में। और एक मैं अगर और आपसे बात पूछूं कि चूँकि ये टॉपिक मेरे इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि जो जम्मू कश्मीर से जो हिंदुओं के साथ में हुआ है, व्हाट यू हैव उसका दर्द का लेके चल रहे हो, या आप यू हैव मूव्ड ऑन? नहीं, दर्द तो कभी जाने वाला नहीं है वो, क्योंकि अपने ही देश में जब कोई शरणार्थी बन जाता है और दुनिया के किसी कोने में भी जाके रिफ्यूज लेता है, इवन अपनी कंट्री में जब कोई रिफ्यूज लेता है, वो सबसे बड़ी दुखदायक बात होती है। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी कोई गलती थी उसमें, इट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आप किसी को टारगेट करते हैं, कोई उनकी गलती नहीं है, कोई उन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया, इट्स ऑल यू नो पॉलिटिकल इश्यूज एंड ऑल दैट। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और हर जो भारतीय है, और ख़ास तौर पे जो भारतीयता में उस तरीके से बिलीव करता है, नॉट भारतीय एज ए पासपोर्ट, बट हम लोग ये प्राइस पे करते रहेंगे, आगे भी पे करेंगे।
और आप ये मान के चलिए कि अगर हमने अपने ये जो सो कॉल्ड सहृदय प्यार और वो रखा, हम इंडिविजुअली बहुत तरक्की करते हैं। हमारी जो तरक्की का है पैमाना ये है कि हम आते हैं 8-10 साल में 4 प्रॉपर्टी, 5 ये और 6 ये, इस तरीके से चल रहा होता है। टाइकून है। लेकिन जब ये बात आती है कि एज ए कमिटी हमें समस्या खड़ी हो जाती है। हम पार्टिसिपेट केवल डॉक्टर, इंजीनियर अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका बेटा समझो प्लम्बर बनना चाहे, हमें तकलीफ होती है। फौज में जाना चाहे, पुलिस में जाना चाहे, तो हमें शर्म आती है। जब तक हम इस बिहेवियर को नहीं बदलेंगे, हमें बहुत कीमत चुकानी। हम ये चाहते हैं दूसरों के बच्चे बने हो, अपने बच्चे हो ना बने। बिल्कुल। जैसे पेड़ काटना हो तो अपने बैकयार्ड में ना हो, दूसरे के बैकयार्ड में पेड़ हो। आई लव ट्रीज बट नॉट इन माय बैकयार्ड। तो जो जम्मू कश्मीर भगत सिंह बनना चाहता है, लेकिन वो कहते पड़ोसी के घर में ना हो। तो जो आप थोड़ी सी सिचुएशन देखिए कि जम्मू कश्मीर में अगर जो वहाँ के पंडित थे और जो हिंदू थे, रादर मैं उनको पंडित नहीं बोलता हूँ, कि एक ये भी डिवीजन करा गया कि वो पंडित हैं, वो गलत बात थी। और आप सर, लेकिन एक चीज अगर मैं कहूँ कि अगर वो लोग वहाँ के पुलिस, वहाँ के ना एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करो, आप आए वो पुलिस में होते, उस तरीके के उसमें होते, तो शायद ये नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के पीछे रहते थे पंडित, और आप जैसे कह रहे हैं ना कि पंडित एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें देयर इज नो डाइवर्सिफिकेशन। वो हिंदूज इटसेल्फ के लिए भी कह सकते हैं, पूरे हिंदूज के लिए। बिल्कुल पैसिव हैं हम लोग, मींस उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। एवरीबॉडी इज पंडित। दे विल नेवर से आई एम ब्राह्मण। जो हम सोचते हैं ना कि हम इतने स्कॉलर हैं, आज क्या हाल करा है, आज यूके को बर्बाद करा है। मैं लाग लपेट करके बात नहीं करता हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ। कब तक चलेगा सहासुल हो, कब तक? और वो उस आदमी के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल पॉलिटिकल करेक्टनेस, अरे काम करो भाई, थोड़ा सा रुको, सोचो कि क्या हो रहा है। काफी करेक्टिव्स आ गए हैं सर, वहाँ पे भी बहुत करेक्टिव्स। तो चूंकि जम्मू कश्मीर का आपने नाम लिया इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें चला गया, सॉरी। तो अभी जो है ना, आप और क्या करना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो अब तक आप नहीं कर पाए हैं? ऑस्ट्रेलिया में सर कंसोलिडेट करूंगा मैं। आज अपने आप बांध रहा हूँ, बाय द वे। अपने आप को कंसोलिडेट नहीं करूंगा, मैं कंसोलिडेट करूंगा अपनी कम्युनिटी को भी अवेयरनेस हो, ठीक है, आपस में हम लोग कंट्रीब्यूट करें, सो दैट यहाँ पे तो हमने कंट्रीब्यूशन करना ही है, इसका हम अपने देश पे कैसे इफेक्ट ला सकते हैं पॉजिटिव। सो वो चीज़ें अपनी पर्सनल तो चलती रहेगी, वो तो पैशंस है अपने, बट कहीं ना कहीं वो पैशन अगर कंट्री के लिए भी काम आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि हम तो तुच्छ लोग हैं, थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट हो जाए। भगवान ने सबको महान बना के भेजा है, अगर कोई कम करता है, भगवान की कृति है हम। जी जी जी, वो कृति कभी तुच्छ नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। सही कहा। तो राय जी एक काम करते हैं, मुझे मालूम है आपने बोला आप केवल 9:45 तक ही रह पाएंगे। कौन सा आपका जो दूसरा गाना है जो जी जाते जाते मैं एक सॉन्ग चलाना चाहूँगा, ये आज की आवाज़ का है, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में है, दिल ही दिल में ले लिया दिल मेहरबानी। और इससे थोड़ी सी मेरी याद जुड़ी हुई है, अगर आप अरे वही तो अच्छा ऐसा हुआ करता था, मैं कोई भी सॉन्ग चलाता हूँ रेडियो पे जी, उसका शेयर मुझे चाहिए। मतलब ये मेरा आर्ट है या मेरी आदत है, मुझे शायरी चाहिए उसके लिए। अब ये है कि मैंने एक गाना चूज़ कर लिया, देन आई थिंक कि मैं शेयर बनाना है मुझे उस पर, तो मैंने गाना चूज़ कर लिया था, मेरी लिस्ट में था, अगले प्रोग्राम में मैंने रेडियो में बजाना था वो। अब मुझे शेयर नहीं आ रहा था, तो मेरे भाभी की डिलीवरी थी, ठीक है, मैं और भैया बाहर चक्कर लगा रहे थे, एकदम मुझे शेयर आया उस गाने पे, और आप यकीन नहीं माने मैंने हाथ पे लिखा वो गाना शेयर, क्योंकि वो फिर चला जाता है, वो आता है। तो आज भी मुझे याद है, इस गाने के साथ मैंने उसको रिलेट किया था। दैट वाज बिना दस्तक कोई दिल में समा गया, हमको खबर ना हुई कोई अपना बना गया। क्या बात है। अब तो यही चाहत है वो दिल में ही रहे,
इसकी क्यों फिक्र करें, क्या पाया और क्या खो गया। क्या बात कही। बहुत खूब। अरे आप तो कहीं ना कहीं टूटे हुए लग रहे हो। कहीं ना कहीं जो ये है तो ना मिल लगा है। रहा है सर, कोई बिछड़ नहीं रहा, नहीं मिल रहा है। ये जो है ना, ये ऐसे नहीं निकलती हैं बातें। बट ऐसी आज आपने हमें जो समय दिया हमारे श्रोताओं के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए सर, बहुत बहुत आपके धन्यवाद। हम आपको जल्दी रेडियो प्रोग्राम में बुलाएंगे। जरूर सर, और माय आपका प्रिविलेज सर, आपका गाना भी हम अब बजाते हैं। ओके सर। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। दिल ये इस काबिल कहाँ है कदरदानी आपकी। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। कप कपाते होंठ जिसको कह न पाए शर्म से। कप कपाते होंठ जिसको कह न पाए शर्म से। झुकती आँखों ने सुना दी, झुकती आँखों ने सुना दी वो कहानी आपकी। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। में क्या है, और इस दुनिया में क्या है दीद के काबिल भला। और इस दुनिया में क्या है दीद के काबिल भला। एक मेरा दीवानापन है, एक मेरा दीवानापन है, एक जवानी आपकी। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। अपने दिल को क्यों न चाहूं जिसने चाहा आपको। अपने दिल को क्यों न चाहूं जिसने चाहा आपको। अब तो मेरा दिल भी है, अब तो मेरा दिल भी है जैसे निशानी आपकी। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी आपकी। दिल ये इस काबिल कहाँ है कदरदानी आपकी। दिल ही दिल में ले लिया दिल, मेहरबानी
वाह वाह प्रभात वाह, बहुत भाई तालियां उनके लिए। मजा आ गया, कमाल कर दिया। थैंक यू, कमाल कर दिया। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओ, हमारे दूसरे मेहमान भी आ गए हैं, लेकिन पूनम जी उसके पहले क्यों ना हम अपनी पहेली को रिपीट कर दें कि जी जरूर। अभी जवाब उस तरीके से मैं सोच रहा था आएंगे, वो नहीं आ रहे। तो श्रोताओ, आज की पहेली है, व्हाट इज द थीम ऑफ 77 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? तो 4 ऑप्शंस दे रहे हैं हम आपको। या हम सीधा प्रश्न ही पूछ, क्योंकि लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि जवाब नहीं आ रहे हैं। तो या तो मैं ही पूछने की थीम क्या है, चलिए सिंपल कर देते हैं। वो भी ठीक है, हमने तो आसानी की है कि आपको मैं वही सोच रहा था, ABCD बोलना है, पर जैसा आपको कन्वीनियंट हो। तो पहली ऑप्शन थी सेल्फ रिलायंट इंडिया, दूसरी है प्रमोट इंडियाज कल्चर, और तीसरी है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, और लास्ट वन इज नन ऑफ दी अबव। तो प्लीज हमें अपने जवाब जल्दी भेजें। या नाम भी दे सकते हैं, अगर वो ABCD में नहीं करना चाहते हैं तो सीधा नाम भी दे दें कि जी बिल्कुल, और जल्दी तो बताएं। आज की जो ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसकी थीम क्या है? भारत के स्वतंत्रता दिवस की जो 77वां है, इसकी थीम क्या है? ये प्रश्न है। तो सोताओ, आप गूगल करिए, थोड़ी मेहनत करिए। देखिए इतनी आसानी कर दिया हमने, जवाब भी दे दिया आपको, ये भी बता दिया कहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो अब हमें आपके जवाबों का इंतजार है। $50 का एक वाउचर वेट कर रहा है, बढ़िया सा खाना हमारे जो तो हमारे कलर्स ऑफ। और एक और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग अब तक विनर रहे हैं उनमें से कोई हमें फ़ोन करे। मेरा फ़ोन नंबर है 0421590791। उसमें अपना एक्सपीरियंस बताएं कि जो कलर्स ऑफ इंडिया में गए, खाना कैसा था। आपको तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको अच्छा भी नहीं लगा तो भी आप मुझे बताइए, मैं उनको फीडबैक दूंगा। और क्या वो दोबारा जाएंगे? तो वो दोबारा जाएंगे तो मैं भी उनके साथ में चलूँगा फिर। तो क्यों ना पूनम जी हम अपने दूसरे मेहमान से अपने श्रोताओं की मुलाकात कराएं। तो श्रोताओं, ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा, मैंने तो पहली बार सुना था। उनका नाम है आकर्षक जी। आकर्षक हैं भी, वो आकर्षक हैं भी, उनका नाम भी आकर्षक है। तो आकर्षक जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जतिंदर जी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर जी। थैंक्स सो मच। श्रोताओं, मैंने इनसे कल शाम को ही मिला था और मुझ पे रहा नहीं गया। मैंने कहा ये हीरे को जो है ना अपने स्टूडियो में कितनी जल्दी मैं लेके आऊँ। तो आंसू आ जाएंगे आप। तो हाँ, तो इन्होंने भी अपना प्रोग्राम चेंज करा, मैंने भी अपने प्रोग्राम को ट्विस्ट करा कि इनको लाया जाए, तो आज ही वो आ गए। तो आकर्षक जी, आज आप अपनी पत्नी के साथ में भी आए हैं, और अपने जो आपका क्या नाम रखा है आपने? मेरा डॉगी का नाम कोको। कोको कोको कोको। हाँ जी। ये तो ड्रिंक है यहाँ पे, चाइनीज कोको ड्रिंक। हाँ जी, तो शक्ल भी इसकी थोड़ी ड्रिंक जैसी है। तो वो भी आया हुआ है। तो आज पहली बार हमारे जो है ना मिक्स हो रहा है सब। तो मेरे को तो बस ये डर है कि बीच में कोई बात नहीं, इसलिए मैंने सोचा बोल दिया कि अगर बीच में आवाज आए। जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कोको भाई, आपका भी इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो आप आकर्षक जी, हमें अपने बारे में बताइए, हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप कब आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्या आप काम करते हैं, फैमिली के बारे में बताइए। जी जितेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझको यहाँ पे बुलाया। वेरी गुड टू सी यू ऑल। जैसा आपने बताया, मेरा नाम आकर्षक है। मैं नोएडा में पला बड़ा हूँ, जो दिल्ली के पास है। जी जी जी। मैं ऑस्ट्रेलिया आया 2013 में अपना मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग करने।
जो मैंने UTS से करा। और अभी मैं यहाँ पे पेनरिथ के आसपास एक इलाका है जॉर्डन स्प्रिंग्स करके, वहाँ पे मैं मेरी वाइफ कनिक और जैसे आपने बोला कोको बहुत खुशी से रहते हैं। खुशी से रहते हैं, ये अच्छी बात है। हाँ जी। तो आप जब यहाँ पे आए, जो आपने एजुकेशन करी जी, ऑफ कोर्स आपको जब ऑस्ट्रेलिया पसंद आया होगा तब आपने यहाँ पे, तो अब आप यहाँ के आई बिलीव कि सिटीजन होंगे और सब हो गया, तो आपने जो सोचा था वैसे ही आपको हो रहा है? जतिंदर जी, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा मुझसे, ग्रेट क्वेश्चन। एक होता है ना, सपना होता है कि हाँ जी, नहीं मैं थोड़ा वैसे वाला इंसान हूँ, मैं प्लानिंग नहीं करता बिल्कुल। हाँ, कोको भी कह रहा है मेरे बारे में बताओ। नहीं जतिंदर जी, मैं प्लानिंग नहीं करता लाइफ में। मेरे को बस आई जेन्युइनली ट्राई टू लिव द नेक्स्ट डे एज इट कम्स। जी, जैसी जिंदगी जा रही है, और कोई लाइफ में कभी कोई ऐसा इशू आया नहीं, क्योंकि दिमाग से इंसान खुश रहता है तो खुशी रहता है, तो प्लान नहीं किया था कुछ, जो हो रहा है मस्त हो रहा है। नहीं ठीक है, ये भी जो चूँकि आप गाना लिखते भी हैं, गाना गाते भी हैं, तो ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनकी यही जिंदगी होती है शायद। हाँ जी। वैसे भी हमारी प्लानिंग कहाँ चलती है। ये तो ऑलरेडी प्लान्ड है, ये ऐसे ऐसे होना है, हमें ही नहीं पता, तो इसलिए हम प्लानिंग करेंगे तो शायद ना ठीक कर सकें। एक बार ना मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। तो मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी, तो पेपर था, बड़ा मुश्किल सा पेपर था, बड़ा मैंने 2 महीने पहले ही प्लान करना शुरू कर दिया कि मैं इस एग्जाम के लिए ऐसे पढ़ाई करूंगा, ऐसे पढ़ाई करूंगा, और पेपर ही चेंज हो गया एंड में। मैंने कहा यार, एक ही बार मैंने ट्राई किया प्लान करने का, वही चेंज हो गया, मैं कुछ प्लान नहीं कर रहा आज के बाद। पेपर हो गया, मैं समझा नहीं, पेपर चेंज हो गया मतलब कि वो लीक हो गया था पेपर बिफोर दैट, एंड दे जस्ट एंडेड अप चेंजिंग द पेपर। सो आई मीन बेसिकली द थिंग्स आई हैड प्लान्ड वो आए नहीं, और अलग चीजें आ गई ऐसे ऐसे करके। सो आपकी मैंने कहा प्लानिंग ही नहीं करनी यार, आपकी अनप्लान प्लानिंग होती है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, द प्लान इज टू नॉट हैव अ प्लान बेसिकली। तो ये तो अच्छी बात। तो आप भारत से शादी करके आए थे या शादी बाद में करी? यहाँ पे आके करी थी मैंने शादी, यहाँ पे आके करी? हाँ जी, बड़ी अच्छी काम करा आपने। हाँ जी। बट कनिका भी नोएडा से ही है, सो हाँ वो मैं एक्चुअली सोच रहा था कि शायद आप वहीं से आपका लव अफेयर हुआ होगा, फिर वहीं पे शादी करके आप यहाँ आए। कुछ लोग इसलिए भाग के, सॉरी ऐसे मेरे को, आई शुड बी केयरफुल, कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि वहाँ से ये एक आसान ऑप्शन है। हाँ, यहाँ कोई मिल जाए, पर प्लानिंग नहीं चलती। हाँ जी। तो अभी आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? जी, तो मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जिसका नाम है बॉक्स। तो मैं B2B सेल्स में हूँ। तो मेरा काम है सॉफ्टवेयर जाके बेचना। अच्छा। अलग बिजनेसेस को, उनको हेल्प करना, उनको समझना कि उनके प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं, और फिर उस प्रोसेस में हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के जरिए, एंड देन सेल्स फ्रॉम स्टार्ट टू द क्लोज। ये आपका सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? सो क्लाउड कंटेंट मैनेजमेंट है। जैसे आपके कंप्यूटर पे कोई PDFs हैं, कोई ईमेल्स हैं, कोई मीडिया फाइल्स हैं, तो वो हर जगह स्कैटर्ड हैं, अलग अलग जगह पे। तो ये सॉफ्टवेयर उन चीज़ों को एक जगह पे ले आता है, ताकि आपको कुछ भी फटाफट से ढूंढना हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई करके एक सवाल पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं अपने सारे डेटा से। तो बिजनेस टू बिजनेस आपको जो मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट फॉर इंडिविजुअल ऑफ कोर्स। जी, बिजनेस टू बिजनेस। तो जैसे इसमें SME क्लाइंट होते हैं, उनके लिए भी होता है? बिल्कुल। जैसे हम जैसे अकाउंटेंट हैं, हमारी फर्म है, तो एक्चुअली अकाउंटेंट्स काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से। रियली? जी। तो एक और आपको क्लाइंट मिल गया। जी। तो आप ही मल्टी स्किल्ड नहीं है, हमारे यतेन जी भी बहुत मल्टी स्किल्ड है। मैं बीइंग अकाउंटेंट एक आपकी पहचान बन जाती है। आप तो सेल्स वाले हैं, तो चलो कुछ लोग आपके ऊपर रहम करेंगे, अकाउंटेंट के ऊपर कोई रहम नहीं करता है। हमें बोर्ड करके बोला जाता है। लड़कियों को जैसे मालूम पड़ जाए कि अकाउंटेंट है, वो अगले दिन ही गायब हो गई। पहली डेट पर आपको जुलाई में याद करती है ना फिर। जुलाई आ गया। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन वो 10-15 मिनट की मीटिंग में चली गई, लेकिन पहली डेट ही आधी रह जाती है। पूरी डेट भी नहीं होती, आधी डेट में अच्छा चलो I'll see you later। हाँ जी। तो अकाउंटेंटों की ऐसी कुछ हालत है, लेकिन मुझे लगता है गुप्ता अंकल एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं यहाँ पर। अकाउंटेंट की रेपुटेशन एक्चुअली एक वैसे तो ये है कि मैंने तो अपने CA भी, इंडिया के CA भी
इसलिए करी कि भाई साइंटिस्ट बनना चाह रहा था। किस चीज़ की रिसर्च करना चाह रहे थे आप? मैं साइंटिस्ट बनना चाह रहा था। साइंटिस्ट ना? हाँ। किस चीज़, लाइक क्या रिसर्च? तो इन्वेंशन करके कुछ भी चीज़ को ना, उस तरीके का मेरा था नेचर। लेकिन शुरू में ही वो जो है ना, किसी ने विकेट उखाड़ दिए मेरे। अच्छा। कहा कि बेटा अगर ज़िंदगी में शादी वादी कुछ सेटल होना है तो कुछ ऐसा करो कि कोई बाप अपनी बेटी को दे दे, वरना तो ये इससे साइंटिस्ट को तो कोई तो उसके चक्कर में फिर मैंने सीए कर डाली, शादी हो गई। नो डाउट अच्छा सब चल रहा है, वो मेरे ख्याल से तो अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारा जो साइंटिस्ट वाला था ना वो मर गया। यार एक्चुअली वो भी नहीं मरा, मैं अकाउंटिंग भी एक्चुअली इसमें साइंस लेके आता हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। लेकिन कमिंग बैक टू यू, सॉरी, मेरा तो अभी जो आप कर रहे हैं, जैसे तो आपके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं या कैसे है आपका? जी, थैंक यू फॉर आस्किंग जतिंदर जी। तो यहाँ पे मैं और कनिका रहते हैं, और कोको जैसे मैंने बताया। पेरेंट्स चंडीगढ़ में है, इंडिया में। तो मॉम नहीं है, पर पापा हैं और दीदी हैं, और मेरे ब्रदर इन लॉ, उनका बेटा। वेरी गुड। एनीहाउ मतलब वो इमीडिएट फैमिली है। फिर कनिका तो मेरी दूसरी इमीडिएट फैमिली है जो कनिका। सबको। हाँ जी, वो अभी वैसे ऑस्ट्रेलिया ही आए हुए हैं, पर वो नोएडा में रहते हैं। अच्छा। नहीं, अभी कनका जी को भी देखो कैसे बुलाते हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी। लेकिन अब हम एक काम करते हैं आकर्षक जी, कि पहले तो हम आपकी वो कृति सुनना चाहते हैं, जो वो गाना जो आपने खुद लिखा बनाया है, और वो उसकी धुन भी आपने बनाई है जी। तो क्यों ना हम वहाँ से शुरू करें और हमारे श्रोताओं को सुनाइए। ज़रूर, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक मैं सबको कहानी बता देता हूँ गाने की क्या है, ताकि उनको समझ आए क्या लिखा है जी। तो जतिंदर जी, मियाँ बीवी की कहानी है। okay. हाँ जी। फिर तो घर की कहानी। और बीवी जी बहुत गुस्सा हो गई हैं मियाँ जी से, और मियाँ जी मना रहे हैं कि मान जाओ, प्लीज मान जाओ। तो बस उनका ये कहानी इस गाने में, बस वो उनको मना रहे हैं, और यही उनके गाने के बोल हैं। क्या बात है, आपने टॉपिक तो तो गाने का नाम है ख्याल है मुझे तेरा। ओके। श्रोताओं, ये जो गिटार बजा रहे हैं खुद ही बजा रहे हैं, रिकॉर्डेड नहीं है। ख्याल है मुझे तेरा, नाराज क्यों तू ये बता। ख्याल है मुझे तेरा, नाराज क्यों तू ये बता। ये कश्मकश, ये उलझने फिजूल है, मेरे पास आ। ये दिल मेरा मासूम है, कुछ नहीं ये जानता। बिन कहे ख्याल बुने, खराबियों का बादशाह। ख्याल है मुझे तेरा, नाराज क्यों तू ये बता। ये कश्मकश, ये उलझने फिजूल है, मेरे पास आ। अधूरा मैं, संग तेरे हूँ पूरा मैं। फरेबियों की भीड़ में ना जा मुझे यूं छोड़ के। मैं जीऊँ क्यों तेरे बिना। दोस्त ना कोई मेरा तेरे सिवा। हा 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 हा। ख्याल है मुझे तेरा,
नाराज क्यों तू ये बता, ये कशमकश ये उलझने फिजूल है मेरे पास आ। लाइव म्यूजिक का मजा ही है। लाइव म्यूजिक का, और जो शब्द आपने जो उसमें एक चुने हैं भाई, मुझे तो भाई अब तो और भी उभरते हुए कलाकार का जो है ना ये छुपा हुआ इसको कह सकते हैं। अभी आप समझ सकते हो कि अब कनिका नाराज मैं रहने देता नहीं कनिका को कोशिश तो ये रहती है। कनका जी आइए जरा इस सेकंड, क्योंकि आपके ऊपर ही लिखा गया गाना है। ले आई कोको को भी ले आइए, लोग सुन लेंगे। तो कनका जी, You're on radio. तो कनका जी ये गाना लिखा है आकर्षक जी ने आपके ऊपर, तो कैसा लगा जब आपने पहली बार सुना था? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे मैं हमेशा आकर्षक को मोटिवेट करती रहती हूँ कि वो और गाना गाए। आप ही पे लिखे खाली अपने घर वालों पे लिखे, जो जो उसको मोटिवेट करता है या जो भी उसके इंस्पिरेशंस है लाइफ में, उन सब पे लिखे एंड बस गाते रहे हमेशा। दैट्स व्हाट आई होप फॉर। क्योंकि क्या होता है कि इंसान अब वो ये बड़े हो रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि जो अच्छा लगता है उसको खो दिया, वो छूट जाए। हाँ वो छूट गया क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ गई। सो दैट्स ऑल आई होप फॉर कि वो हमेशा गाता रहे, कुछ भी गाए बस गाए। आपका सपोर्ट आई थिंक हाँ जी बहुत मायने रखता जी। हाँ जी हाँ जी। अगर मैं श्रोताओं पर चले हुआ कनका जी थोड़ा अपने बारे में भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। हाँ जी, तो मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं कोविड में आई हूँ। सो मैं और आकर्षक एंगेज थे जब कोविड आया, तो अब भाई ट्रैवल तो बंद हो गया, तो अब भाई क्या करें अब। सो फिर मेरे को पता लगा कि एग्जाम्पशन दे रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, बट वो भी सिर्फ स्पाउस को। तो फिर मैं कहा चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, क्या पता है एग्जाम्पशन मिल जाए। और मेरे को फैमिली से सपोर्ट था, कश्यप की फैमिली से सपोर्ट था कि हाँ अगर हम नहीं भी हुए आप जाओ वहाँ पे, आप शादी करो और आप लोग अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करो। तो मेरे को करते करते मेरे को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से एग्जाम्पशन मिला। तो मैं प्रॉपर कोविड के बीच में आई हूँ जब सब ट्रैवल बंद था। मतलब जो मेरी फ्लाइट थी उसमें लिटरली 6 लोग थे मेरे अलावा। हाँ ऐसे तो औरों के लिए तो कोविड घातक था। हाँ जी आकर्षक के लिए हाँ जी हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ जो वो गाना है ना 7 समुंदर पार, वो मैं मेरे लिए बना है वो गाना, मेरे और आकर्षक के लिए। तो जतिन जी हमारे वो गाना है 7 समुंदर पार, मैं गा दूंगा, कोई नहीं गा। तो हाँ सो मैं आई नवंबर 2020 में, और अब काफ़ी अच्छी जर्नी थी, काफ़ी अलग जर्नी थी। क्वारंटीन वगैरह किया, फिर यहाँ पे काम करना शुरू किया। तो मैं आई एम वर्किंग एज अ कस्टमर सक्सेस मैनेजर फॉर एन ऑस्ट्रेलियन टेक कंपनी, इट्स कॉल्ड Ansarada। सो आई हैव बीन वर्किंग देयर। मेरे को बहुत प्यार मिला वहाँ से। सो आई एम वेरी लकी टू बी हियर एंड टू बी पार्ट ऑफ Akash's life, and I'm so glad I'm one of the lucky ones who got a chance to move to some other country. So I always count my blessings. आपकी तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, इसके ऊपर तो सारी फिल्म भी बन सकती है। तो कोविड के ऊपर अगर कोई फिल्म बनाना जाए इस तरीके से रोमांटिक, हाँ जी हाँ जी, ये भी एक बन सकती है उसमें थोड़ा सा। तो एक आपका ये गाना हो जाए जी। जतिंदर जी ये गाना दिमाग में आ रहा था, गा दूं मैं वो? गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं।
ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं, ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं, सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। दिल मेहरबानी आपकी। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। श्रोताओं, आशा है कि आपको आकर्षक जी के आकर्षक गाने भी पसंद आ रहे होंगे। अपना फीडबैक हमें दीजिएगा और पहले का जवाब भी दीजिएगा। पूनम जी एक बार और हम पहले को अगर रिपीट कर दें, बिल्कुल, क्योंकि लोग कुछ एक जवाब आए हैं। हाँ आए हैं, हाँ, लेकिन तो श्रोताओं लगता है कि हमारे श्रोताओं आज सो रहे हैं। अभी पहली को दोबारा से अनाउंस कर रही हूँ। तो व्हाट इज द थीम ऑफ 77 years ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? Self-reliant India, promote India's culture, nation first, always first, या कोई भी नहीं। तो प्लीज हमें जल्दी जल्दी लिखिए, अब हमारे प्रोग्राम की समाप्ति का समय भी आ रहा है। अभी तो नहीं, अभी तो लेकिन एक गलती हो गई थी। जो जब हम बात कर रहे थे कनका जी से, उस समय हमारा जो है ना ये ऑन नहीं था सिस्टम, तो वो गड़बड़ हो गई। तो इसकी शिकायत है, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत हमारी माफ़ी है, लेकिन मैं कनका जी से दोबारा से भी बात करूंगा। एक्शन रिप्ले करवा दीजिए। अरे एक्शन रिप्ले जरूर करेंगे, क्योंकि कनका जी की कहानी ऐसी है जिसके ऊपर एज ए सेड की एक रोमांटिक कोविड पे फिल्म बन सकती है ना। तो वो तो हम मिस नहीं कर सकते। लेकिन एक छोटा सा हम डाइवर्ट करते हैं और हमारी नंदिनी कुछ एक रूपरेखा लेके आई हमारे जो करंट अफेयर के ऊपर। तो लेट्स सी कि उन्होंने क्या तैयारी करी है। नंदिनी जी। हाँ जी, थैंक यू यतिन जी। नमस्ते श्वेताओं, मैं आप सबके लिए आज, जैसे हम पूनम जी ने हमें न्यूज़ वाला अफेयर दिया था, तो उसमें बांग्लादेश एक बहुत ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूँगी। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और अब क्या होने वाला है। तो बांग्लादेश में क्या शुरू हुआ था, जुलाई में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट करी थी, तो कि वो खुश नहीं थे सिस्टम से। क्या हो रहा था कि जो गवर्नमेंट की जो लार्ज प्रोपोर्शन गवर्नमेंट जॉब्स थी, वो सारी जो फैमिलीज़ जो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस वॉर की फैमिलीज़ के लिए वो सारी रिजर्व हो गई थी वो कोटा। तो वो स्टूडेंट्स को लगा कि ये हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा था, ताकि वो जो सपोर्टर्स थे प्राइम मिनिस्टर की पार्टी को, उसको गिरा सके।
तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे और स्टूडेंट्स बढ़ते गए, प्रोटेस्ट वायलेंट होनी शुरू हो गई, दंगे होने शुरू हो गए, कर्फ्यू लगाने शुरू हो गए और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। मेरे भी ऐसे बहुत सारे दोस्त थे बांग्लादेश से जो यहाँ पर सिडनी में थे और वो अपने पेरेंट्स को या अपने रिश्तेदारों को कॉल ही नहीं कर पा रहे थे, सब कुछ बंद हो गया था वहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो प्रोटेस्ट थे वो बढ़ते गए, गवर्नमेंट के खिलाफ भी और लोग शुरू हो गए वायलेंट करना। तो एंड में क्या हुआ कि जब लगभग 300 लोगों की जानें चली गई थी, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने फाइनली रिज़ाइन करके कंट्री छोड़ दी। और उसकी वजह से पहले तो पीपल ने सेलिब्रेट करा कि अच्छा हुआ चली गई, थोड़ी सी अब वो न्याय आ सकता है सॉरी। तो अब क्या हुआ लेकिन कि जब प्राइम मिनिस्टर चली गई, जो मिलिट्री और ऑपोजिशन लीडर थे वो अब उनके बीच में वार्तालाप हो रही थी कि अब क्या करा जाए, कौन आना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर हेड। तो जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर थे मोहम्मद यूनुस, जो इनका बहुत नाम था बांग्लादेश में, उनका नॉमिनेशन आया था कि ये टेम्पररी गवर्नमेंट को वो लीड करेंगे। तो फिर और अब जैसे मिलिट्री इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो डेथ्स हुई थी इस पूरे दौरान वो उसको शांत कर सके, उस सिचुएशन को काम कर सके और एक नई गवर्नमेंट, एक नई सरकार फॉर्म कर सके। तो अब हम थोड़ी देर इसके बारे में बात करते हैं, जो ये बांग्लादेश के ऊपर ये जो इंडिपेंडेंस वॉर का ये जो कोटा रिजर्व हुआ था उन फैमिलीज़ के लिए, मुझे लगता है वो बहुत जैसे सिग्निफिकेंट टॉपिक है। तो कि ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में जब अनइक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कभी कभी नेपोटिज्म की वजह से या कभी कभी जैसे इस केस में कोटा रिजर्व करा गया था। तो आपका क्या मानना है कि इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था, वो फैमिलीज़ भी तो लड़ी थी, आपको लगता है कि ये सही है? तो मैं अपने को एंकर्स और जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि क्या विचार है आपके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर। एक तो ये इतना सिंपल वाला नहीं है, ये इसके पीछे और ये प्रूवन है कि विदेशी ताकतें हैं। पहली बात तो ये है, ये काम ऐसे नहीं हो जाता है, प्रोटेस्ट से नहीं हो जाता कि ओवरनाइट ऐसे हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है कि इसकी जो आग है वो काफ़ी पहले से चल रही थी। हसीना वाजिद वहाँ पे करीब 20 सालों से भी ऊपर की से वहाँ पर प्रधानमंत्री थी एंड शी वाज सप्रेसिंग अपोजिशन। अमेरिका ने ओपनली बोल दिया था कि शी शुड गो इलेक्शन के पहले। अभी बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे थोड़े दिन पहले, लेकिन भारत का उसमें सपोर्ट था हसीना वाजिद को, तो वो बच गई और उनका इलेक्शन का जैसे भी उन्होंने इलेक्शन जीता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे अपोजिशन बढ़ते चला जा रहा था। काफ़ी जैसे अपोजिशन लीडर को जेल में डाला हुआ था, जो मोहम्मद यूनुस है अभी जो इंटरिम प्रधानमंत्री बने हैं, वो भी अरेस्टेड थे, आई थिंक, या हाउस अरेस्ट थे। ये जो उन्होंने दिया जो रिजर्वेशन था ना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 5% भी कर दिया था, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। लेकिन ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम है कि जो फाइनली नॉट हुआ वो हुआ जो एक वहाँ पे इस्लामी जिहादी पार्टी करके है, जमात इस्लामी, उसको बैन कर दिया। उसके बाद में फिर ये हो गया कि भाई ये जो हसीना वाजिद हैं वो जो कट्टर इस्लाम का एक रूप है उसको सपोर्ट नहीं कर रही, एंड देन शी हैज़ टू गो। तो उसका चाइना और अमेरिका ने फ़ायदा भी उठाया, एंड दिस इज़ वेयर वी आर टुडे। लेकिन जो सबसे दुख भरी बात है उसमें यह है कि जो वहाँ के हिंदूज़ हैं, 1971 में वहाँ पे 30% थे लगभग हिंदू, आज वहाँ पे करीब 4-5% रह गए, और इस इंसिडेंस के बाद में शायद 1-2% ही रह जाएंगे। सारी दुनिया की सो कॉल्ड लिबरल मीडिया, इतना बड़ा मीडिया है, कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म है दर्पण रेडियो का, मैं मानता हूँ कि हम अपना एक रोल इसमें प्ले करते हैं, और हमें कहना चाहिए कि कोई भी कहीं पे भी किसी भी देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनको प्रोटेक्शन तो होना चाहिए,
और इतनी बुरी तरीके से आप अगर वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया में, कितना ह्यूमिलेट करा जा रहा है। आज सारा मीडिया चुप है, सारा बड़े बड़े वॉशिंगटन पोस्ट या फलाना ABC, यहाँ का ABC, यहाँ पे ABC, इस तरीके से बात करते हैं। क्या इतने अंधे हो गए, इतना भी नज़र नहीं आ रहा है? अगर ये ऐसे ही होता रहा, क्या ये संभव है कि आज इनके साथ नहीं हो रहा तो कल नहीं होगा? ये एक छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको सो कॉल्ड वेस्टर्न मीडिया को समझना होगा। आज यूके अगर जल रहा है तो क्या सोचते हो कि ये लपटें कहीं और नहीं जाएंगी? हम बात तो कर सकते हैं इससे पहले कि आप उसमें करें कि अरे साहब ऐसी बात क्यों कर रहे हो। हम बात नहीं करेंगे तो क्या बात खत्म हो जाएगी? ये मेरा प्रश्न, ये मेरा जवाब है नंदिनी जी। आई डोंट नो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वो मैं मानती हूँ कि हर कंट्री में अपने अपने करप्शन होती है, पॉलिटिक्स बहुत सारी ऐसी जो बहुत सुखी शांति कंट्रीज होती है उसको ही बिगाड़ देती हैं। इस करप्ट पॉलिटिक्स की वजह से पार्टीज एक दूसरे में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इशू आ रहा था, ये जो कोटा रिज़र्व का इशू था, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगी यतिन जी कि आपका क्या मानना है कि जो हुआ गया था ये कोटा रिज़र्व का उन फैमिलीज़ के लिए रिज़र्व जो बांग्लादेश इंडिपेंडेंस वॉर में लड़े गए थे और उसकी वजह से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा स्टार्ट करा, क्या वो सही था? तो रिजर्वेशन पहले तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है टू अचीव समथिंग स्मॉल। अगर आप रिजर्वेशन को ऐसे करते हो जहाँ पे टैलेंट कंप्रोमाइज हो जाए कंट्री में, वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होता है। आज अगर आप भारत का एग्जांपल लेना चाहें कि डॉक्टर प्रोफेशन में रिजर्वेशन करा गया, अब आप मुझे बताइए कि डॉक्टर एक ऐसी चीज़ होती है कि भाई आपको स्किल है या नहीं है, उसमें रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं होता है। जब आप ऐसे काम करते हो तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर लोग क्या करते हैं, सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। आप उसमें करिए, जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं उसमें करिए, ठीक है, नो वरी। लेकिन आप स्किल वाला जॉब है, अब जैसे हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उसमें रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं है। आपको पास करना एग्जाम, वो आपका हो गया, क्योंकि अगर आप इसके पास स्किल नहीं होगी तो कैसे काम करेगा? तो जी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ। तो मतलब ये है कि मेरे ख्याल रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता कि जो निम्न स्तर के हैं या जो उनसे जुड़े हुए स्वतंत्रता सेनानियों की फैमिलीज हैं उनसे जुड़े हुए हैं तो उनको भी थोड़ा सा हिस्सा मिले, वो और उनको टैलेंट के बेस पर ही मिले जो भी प्रोफेशन में वो जाना तो बेस्ट इसके लिए ये होता है ऑप्शन कि आप उनको एजुकेशन में उनके फेवर करो, रादर देन कि जो जॉब है उसमें फेवर करो। जैसे अच्छी आप उनको प्राइवेट उनके लिए जैसे कोचिंग आपने सुना होगा सेंटर होते हैं, वो उनको वो उसमें रियायत मिले, उनको रियायत दो, उनको प्रमोट करो, उनको सारी फैसिलिटी दो, उसमें कोई बुराई नहीं, उनको आगे बढ़ाओ ना। लेकिन अगर आप टैलेंट में कंप्रोमाइज करोगे तो आपका कंट्री कैसे बढ़ेगा ना? इसीलिए बांग्लादेश हमेशा ही दबा हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप में उसमें टैलेंट चाहिए होता ना। टैलेंट को तो आप उससे नहीं कर सकते हो जी। तो कनका जी अगर वो हम थोड़ा लाइटर मोड कर दें, बहुत आपके जब हम बात कर रहे थे तो वो संभव वो गड़बड़ हो गई। तो कनका जी जो आपको मालूम पड़ गया कि आकर्षक जी की पत्नी है, मैं धर्म पत्नी नहीं बोलूंगा, मैं पत्नी बोलूंगा केवल। जितेंद्र जी होता क्या है धर्म पत्नी वैसे? मतलब वो आप जाने दीजिए, वो बड़ा गड़बड़ वाला फिर वो एक और टॉपिक छिड़ जाएगा। अच्छा। चलो मैं बताए अभी जो आई एम जस्ट क्यूरियस कि तो जैसे धर्म पुत्र होता है तो पुत्र नहीं होता है, धर्म पुत्र बोलते हैं जो आपने उसको अडॉप्ट करा। अडॉप्टेड। अच्छा। धर्म फादर हो गया, जैसे गॉड फादर हो गया। जी जी जी। धर्म ब्रदर हो गया, धर्म भाई, तो ये जो आपके नहीं होते हैं, लेकिन ये तो आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी कहाँ से हो गए? तो फिर क्यों बोलते हैं लोग धर्म? आई डोंट नो। अच्छा, मैं तो क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मैं तो पहले ही बोल दिया कि भाई आपकी पत्नी है, बात खत्म करो, धर्म क्यों लगा दो बीच? फेयर इनफ। तो कनका जी आपका दर्पण रेडियो में पुनः स्वागत है। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, जो आपकी जो रोमांटिक वाली जो बात है कि आप कोविड में आई यहाँ पे अपने हस्बैंड से शादी, अपने उस समय के
मंगेतर से शादी करने के लिए आप आए, तो थोड़ा हमारे श्रोताओं को अपने बारे में दोबारा से बताइए। हाँ जी, तो थैंक यू सो मच। तो हमारी एंगेजमेंट हुई थी 2020 में, और शादी हम सोच रहे थे कि हम जुलाई 2020 में करेंगे, बट कोविड आ गया, और कोविड आया तो मतलब दुनिया ही रुक गई भाई, किसी को पता ही नहीं कि क्या एक्सपेक्ट करना है। सो मेरे को पता लगा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एग्जाम्पशंस दे रही हैं, और बट वो उस टाइम पे सिर्फ स्पाउस के लिए था। तो फिर मैंने सोचा चलो अप्लाई करके देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए, बाकी तो किस्मत पे ही छोड़ा हुआ था। तो ऐसे करते करते मुझे 6th अटेम्प्ट पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया, 6th अटेम्प्ट में। हाँ जी। तो फिर बड़ा मतलब, और मैंने बड़ा लंबा चक्कर लिया था ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। मतलब मैं यहाँ से पहले केरला गई, केरला से मालदीव से श्रीलंका से फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी। तो मैंने तो आपने पहले से ही कहा था कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। सही में, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सारे ओशंस कवर किए मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बट मेरी फैमिली का और आकर्षक की फैमिली का बहुत सपोर्ट था हमें। उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि अरे हम नहीं होंगे वहाँ पर। दे वर लाइक जाओ आप अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करो साथ में। तो मैं यहाँ आई और हमने तारीख क्या थी? 24 नवंबर। आज कह दिया, दोबारा मत कहना। सच में हमारे केस में मुझे याद है डेट। हमारे केस में यूजुअली पत्नियों को याद होता है और पति भूल जाते हैं। स्टीरियोटाइप्स। नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे ये साबित होता है। एग्जैक्टली। तो हमने शादी करी लिटरली इन प्रेजेंस ऑफ 5 पीपल। 5 लोगों में शादी हुई। इतना खुश थे चंद्र जी। हाँ, तो बिरयानी, थोड़ी सी शैंपेन और होगी शादी। हाँ, हो गई शादी, ऐसे था। और बस फिर शादी हुई। बट मेरे को तो हमेशा से था कि भाई मेरी फैमिली नहीं थी, आकर्षक की फैमिली नहीं थी। भाई मैंने जैसे आप बड़े होते हो, आप देखते हो कि भाई सब प्रॉपर ऐसे 7 फेरे ले रहे हो, आप ऐसे शादी कर रहे हो। तो मेरे को तो हमेशा से इच्छा थी, और फाइनली वो इच्छा भी मेरी पूरी हुई, क्योंकि लास्ट ईयर अभी हमने दिसंबर में अपने घर के बैकयार्ड में शादी करी, हिंदू उससे। तो आप सही मायने में धर्म पत्नी बन गए। हाँ, अब तो सच में बन गए। हाँ। धर्म नहीं, धर्म पत्नी है, क्योंकि अभी पहले पत्नी ही थी जो पीछे इन्होंने वो किया है, एक जो हवन किया है। आपने अभी मैंने एग्जाम्पल बोला, जैसे धर्म भाई हो गया, तो इसका मतलब वो आपका भाई नहीं, लेकिन आपने बनाया। जिस रिश्ते में खूनी रिश्ता ना हो, मेरे विचार से वो धर्म का रिश्ता है। यार कहाँ से खून? बस फिर वो धर्म का रिश्ता हो गया ना। पत्नी में कहाँ से खून का रिश्ता? ये एक अलग टॉपिक है, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। और मैं ये कहूंगी कि हर नेगेटिव चीज में से भी एक पॉजिटिविटी निकल आई। जहाँ लोग इतने हताश थे कोविड के दौरान, तो आकर्षक के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ कि थैंक यू। ऑड्स को सारे पार करते हुए इनके पास यहाँ पहुंच गए। फिल्म बनाने का जो है ना, इसके स्क्रिप्ट पे काम करा जाए मेरे ख्याल से। अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इस स्टोरी को सुन रहा है तो प्लीज हमें कांटेक्ट करिए। ऑपर्चुनिस्ट। एग्जैक्टली। तो बट हाँ, द गुड थिंग वाज आकर्षक की फैमिली भी यहाँ पर थी, मेरी फैमिली भी थी, तो इसलिए वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। वो मेरे साथ वो चीज थी। एटलीस्ट नाउ आई विल बी हैप्पी। नाउ आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि चलो दिस इज समथिंग। और आपने वो भी कहा था कि आप चाहते हैं कि आकर्षक हमेशा गाते रहें, ये आपने हमेशा। तो ये जतिंदर जी, मैं वैसे सच बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हाँ, घर पे मैं, क्योंकि कनिका ना तंग आ चुकी है मेरे गानों से, कह रही भाई चुप हो जा। ये सच्चाई है। इसको म्यूट कर दिया जाए। माय गॉड। देखिए, अगर अब रात को कोई 1 बजे गाना गाने बैठेगा तो आई एम प्रीटी श्योर उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। अगर आप दिन में सुनती रहें तो ये नौबत नहीं आएगी। तो दिन में सुना कीजिए ताकि वो रात ना आपकी। जतिंदर जी से हंसी नहीं रुक रही। ये भी ठीक है। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये मेरी इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कैसे कलाकारों का हत्या होती है मैंने देखा है। हत्या नहीं कहते, इसे दमन कहते हैं। सिर्फ दबाया उसने। दबाया नहीं, हत्या वो तो ये होती कि ये गा ही ना पाते। वो खत्म। आपके केस में ऐसा हुआ? अब मैं इसके बारे में मैं पूछ के बताऊंगा तो नंदिनी इस केस पे स्टडी की जाए।
तो कमिंग बैक टू जो हमारा बांग्लादेश वाला था, आपका क्या विचार है पूनम जी इसके बारे में? मुझे मत पूछिए, आपका टॉपिक, इन चीज़ों में कोई इतना समझ नहीं। कोई बात नहीं। श्रोताओं, अगर आपका कोई विचार है, अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं 0421590791 पे, और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। एक और हम ब्रेक लेते हैं रियल सॉन्ग से। तो आकर्षक जी, एक और अच्छा सा सॉन्ग हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए। जरूर जरूर जरूर। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम वो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलो मैं बहका बहका रे, मेरे जीवन में ये शाम आई है, मोहब्बत वाले समाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी जब होगा, वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। अब जतिंदर जी देखो, मैं रात को 1 बजे गाना गाऊंगा फाड़ फाड़ के, तो बीवी की गुस्सा तो होंगी। इस मामले में ना जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कलाकार का कोई वो नहीं होता ना, वो कब उसका मूड बनता है। समझाओ, मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं नहीं समझा सकता भाई। हाँ जी, हाँ जी। अब तक तो सफल नहीं हुआ समझाने में। तो पूनम जी, हमारे कई मैसेज भी आ रहे हैं लोगों के, तो कुछ सही जवाब भी हैं, मैंने देखा है जी। तो श्रोताओ ये करते रहिएगा, लेकिन अपने विचार भी हमें लिखिएगा कि जो आज के टॉपिक हैं, आप फ्रेंडशिप पे भी लिख सकते हैं, आप बांग्लादेश की सिचुएशन पे भी लिख सकते हैं, और रिजर्वेशन पे भी लिख सकते हैं। तो शैलजा जी ने लिखा है, रिजर्वेशन डाइल्यूट्स द क्वालिटी, स्पेशली प्रोविजन मस्ट रिप्लेस एनी कंसिडरेशन विच में डिसएडवांटेज द वेल क्वालिफाइड एंड डिजर्विंग पीपल बेस्ड ऑन देयर मेरिट। बिल्कुल सही बोला है शैलजा जी आपने कि क्योंकि अब रिजर्वेशन करके कई कंट्री ऐसे हैं जो बर्बाद हो गए, और लोग पलायन करते हैं, जाते हैं। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, कि जैसे तमिलनाडु का हुआ था। तो तमिलनाडु में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट वगैरह के सब जो पोजीशन थे वो रिजर्वेशन में चले गए, तो जो प्राइवेट वाले थे वो क्या करे, तो भाग गए, या फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन वगैरह करी। आपका इसके बारे में क्या कहना कनका जी? नहीं, मैं ऑनेस्टली मैं रिफ्रेन करती हूँ अपने आप को अपने व्यूज देना इस मामले में। लाइक आई डोंट प्रेफर। यू डोंट प्रेफर, यू डोंट हैव? आई डोंट प्रेफर। मैं हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा कभी कंट्रोवर्शियल सा हो जाता है अगर कुछ। आप डरती हो? नहीं, डरने की बात नहीं है, बट इन जनरल लाइक मैं थोड़ा
मेरे को दीजिए, लेकिन डरिए नहीं। नहीं, डरने की बात नहीं है। ये मैं क्योंकि मैं मीडिया में भी होता हूँ और मैं पर्सनली भी, क्योंकि क्या है ना कि आपको अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। अगर आपको कुछ लगता है कि कहना है सम्मान के साथ में, आपको कहना जरूर कि देखो ये मेरा व्यू है, एंड कोई कहेगा गलत है, ठीक है, सो योर ओपिनियन। लेकिन अगर हम अपना वही रोल नहीं प्ले करेंगे जीवन में, तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे साथ में ऐसा हो गया, कभी आपने सोचा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? सोचिए कभी। हम पॉलिटिकल करेक्ट बने रहते हैं कि नहीं, कोई गुस्सा हो जाएगा, कोई ये हो जाएगा। नहीं, मैं तो बोल देता हूँ जितेंद्र जी, मुझे ये हुई ना बात। मैं तो बोल देता हूँ जो बोलना है। क्योंकि वो मतलब फायदा क्या है रेडियो करने का, ये सब करने का फायदा क्या हुआ? अगर सबको प्लीज करके होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो आपका कोई फ्रेंडशिप के बारे में भी विचार है कनका जी? फ्रेंडशिप आप इसमें तो बोले थे। हाँ जी जरूर। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स बनाना, एंड आई थिंक दैट्स आल्सो वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ लव। अगर तुम अपने पार्टनर के साथ फ्रेंड्स नहीं हो, अगर तुम उनके साथ एज अ फ्रेंड बात नहीं कर सकते, तो वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस रिलेशनशिप में फिर थोड़ी सी कमी है। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स तो मतलब इट्स अ नीड। मतलब कंपेनियन फ्रेंड्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर आप कहीं भी किसी गैदरिंग में भी जाएंगे ना, तो आपको बच्चे साथ मिलेंगे, आपको जो एक सिमिलर एज के जो लोग हैं वो आपको साथ में बात करते हुए मिलेंगे। तो एक फ्रेंडशिप तो इट्स और ऑलवेज। यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि हम उम्र तो बात करते ही करते हैं, बट फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जो इसमें एज बार नहीं है। तो आपकी किसी के साथ भी ऐसी ट्यूनिंग हो सकती है जो आपसे उम्र में बहुत बड़ा है, या बच्चे के साथ भी ट्यूनिंग हो सकती है। हर बच्चे के साथ नहीं होती है, कोई बच्चा आपसे इतना फ्रेंडली हो जाता है और तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं ये मेरा हाँ जी बिल्कुल, कनिका जी ने अभी बिल्कुल मूवी वाली डायलॉग वाली बात कर दी। जैसे होता है ना कुछ होता है में डायलॉग, प्यार दोस्ती है। वो शाहरुख कैसे बोलता है कनिका। सही है। जो एनीहाउ नंदिनी जी आप बताइए। मेरे ख्याल से तो है ही, मतलब दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिससे जो हमारी डेली लाइफ है ना वो ज़्यादा इंजॉयबल हो सकती है। जब कोई ऐसा बंदा मिल जाता है आपको जिससे आप अपनी सारी बात शेयर कर सको, अपने सुख अपने दुख, और उसके साथ इंजॉय कर सको, बिल्कुल लाइक ऐसे नाटक ना करना पड़े कि आप कोई और हो, बिल्कुल अपने इंडिविजुअलिटी के साथ। तो जो दोस्ती होती है वो बहुत प्रेशियस होती है, और वो हमारी डे टू डे लाइफ भी बहुत ऐसे इंजॉयबल बना देती है। तो दोस्ती के लिए क्या रिलेशनशिप जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब सपोज आप सड़क पे जैसे चल रहे हो और कोई आपको लाइक स्ट्रेंजर मिल जाता है, बातचीत हो जाती है, तो स्ट्रेंजर के साथ ज़रूरी तो नहीं कि आपकी पहले से रिलेशनशिप हो। फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है जो बिना खून के बन भी सकते हैं, और ऑब्वियसली अगर आपके जो खून वाले रिश्तेदार भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, उनके साथ भी दोस्ती हो सकती है, अपने सिबलिंग्स के साथ। तो दोस्ती एक बहुत यूनिवर्सल एक्सेप्टेड चीज़ है जो किसी के साथ भी, वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जो किसी के साथ भी आप बना सकते हो। आप बताइए आकर्षक जी, आपका दोस्ती के बारे में क्या कहना है? क्या कहना है मेरा दोस्ती के बारे में? आई थिंक आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा जितेंद्र जी कि दोस्ती है तो रिलेशनशिप में दोस्ती होनी चाहिए एंड वाइस वर्सा। मेरे को ये लगता है कि रिलेशनशिप में दोस्ती ज़रूर होनी चाहिए, बट दोस्ती में रिलेशनशिप हो ना हो, इससे दैट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग। एंड जैसे कि आपके आने के पहले मैंने शायद बात बोली थी कि ये स्वभाव है दोस्ती जी, जिससे प्यार है, तो प्यार आप उससे करेंगे, ये करेंगे, वो कंडीशन जैसी लगी वो ख़त्म हो गया, इट्स नो मोर प्यार। फ्रेंडशिप एक स्वभाव के तरीके से है, यू गॉट टू बी फ्रेंड, बिल्कुल एवरीवन। आपके अंदर अगर
मित्र भाव है तभी आप आगे कहीं से किसी को मित्र बना सकते हैं। बिल्कुल। पहला तो ये हम कंडीशन नहीं लगा सकते। और दूसरा जो मैं मानता हूँ कि एब्सोल्यूट में मित्र होना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। आपको जीवन में अगर एक मित्र भी ऐसा मिल जाए तो यू लकी, या वो संभव है नहीं, क्योंकि हर एक की परिस्थितियाँ बदलती हैं जीवन में। और आज मैं आपको समय दे पाऊँगा, कल हो सकता है मैं नहीं समय दे पाऊँगा, या कोई चीज़ मैं आज कर पा रहा हूँ अब आप कहोगे यार अब तो वो दोस्त ही नहीं रहा मेरा। ऐसा नहीं होता है। आप भी बदलते हो, आपकी भी ज़रूरत बदलती है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूरी होती है कि दोस्ती में वो हाँ करने वाला जो होता है ना कि वो नहीं होता। जैसे होता है ना कि मान लो आपका कोई दोस्त है, वो हमेशा आपको हाँ करता है कनका, और तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। ये तो मैं मानती हूँ, बिल्कुल ये मैं ज़रूर मानती हूँ। अगर कोई आपकी एकदम हाँ में हाँ मिला रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे दोस्त। तो वो दोस्त जो है ना वो दुश्मन से बदतर है, ये मैं मानता हूँ। नहीं, वो चाटुकारिता है सिर्फ कि वो आपकी टाइमली तारीफ कर रहे हैं, या तो आपसे कोई उन्हें उम्मीद है किसी चीज़ की तो आप उनकी वो पूरी कर रही हैं डिमांड, तो उस केस में। पर मुझे एक थॉट अभी मिला है, हर दर्द का इलाज नहीं दवाखाने में, हर दर्द का इलाज नहीं दवाखाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं दोस्तों के साथ मुस्कुराने में। क्या बात है, बहुत अच्छा ढूंढा आपने। जी। तो वही जो बात है ना जो अभी नंदिनी जी कह रहे हैं कि किसी के साथ बैठ के बात कर ली, ओपनली बात हो गई बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कि ये मुझे जज करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। कभी कभी ऐसी बातें होती है जो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो दोस्त उस टाइम पे बहुत काम आते हैं, क्योंकि वो आपको जज नहीं करते कि वो सुन लेते हैं और आपकी चेस्ट लाइट हो जाती है। जी। तो इसका मतलब पति पत्नी दोस्त नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, बिना दोस्ती के। वो तो फाउंडेशन है, वो प्यार दोस्ती है। हमने तो स्टार्ट इसी से ही किया है। ओपनली बात कर सकते हैं आप ओपनली बात कैसे कर सकते हो? इसीलिए अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो फिर आपकी वो दोस्ती नहीं है, फिर वो सिर्फ धर्म की पत्नी। प्लीज पर्सनल मत होइए। भाई शाम को खाना काम पीना काम मुसीबत हो जाएगी भाई। एनी हाउ, ये थोड़ा सा इसमें जोक भी आ गया, तो क्यों ना एक और आपका अच्छा सा गाना हो जाए। जरूर। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तस्वीर से बात बनती नहीं। तू ना जा बेवफा बेवफा, ना जा बेवफा बेवफा, ना जा। तुम जो मिल गए, दिए जल गए मेरे ख्वाबों में, बन जाओ तुम मेरे हमसफर। तुम जो मिल गए, दिए जल गए मेरे ख्वाबों में, बन जाओ तुम मेरे हमसफर। बेवफा ना जा बेवफा, बेवफा ना जा। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। आवाज लगा दी। थैंक यू जी।
भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। You can listen to community announcements and sponsorships on our website dapanradio.org.au। आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। जो आपने अभी करी मास्टर का एडवर्टाइजमेंट सुना था, वो हमारे बहुत प्राउड स्पॉन्सर हैं। श्रोताओ, उनके प्रोडक्ट आप लीजिए, इंडियन ग्रोसरी शॉप पे मिलते हैं, और हमारे साथ शेयर भी करिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ में। तो श्रोताओ, जो हमारे आज के टॉपिक हैं दोस्ती के ऊपर, और जो बांग्लादेश की जो क्राइसिस है उसके ऊपर, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें, हमें लिख सकते हैं 0421590791 पे। हमारी पहली का समय अब समाप्त होता है। हम कुछ ही समय में उसका जवाब देते हैं आपको, और विनर भी अनाउंस करते हैं। क्यों पूनम जी? बिल्कुल जी, तैयार रहें खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए तैयार रहें। आज दोपहर का खाना कलर्स ऑफ इंडिया की तरफ से हो। बिल्कुल। तो एक का जो हमारा एक और टॉपिक है, नंदिनी अभी लेके आई हैं, जो ट्रम्प के बारे में नहीं बताना, तो इस पे तो मैं जरूर कुछ बोलूंगा। ट्रम्प के ऊपर ट्रम्प कोई भी सवाल पूछ लो मुझसे। ट्रम्प और कामाला शुरू आप ही से कर लेते हैं। बोलो, सवाल पूछो, मैं जवाब दे दूंगा। तो थोड़ी सी पहले हम अपडेट सुन लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जब वो एक कैंपेन रैली में थे पेंसिल्वेनिया में, उनके ऊपर फायरिंग हो गई थी। तो उस फायरिंग में उनका जो कान था वो बिल्कुल उनके कान से ग्रेज होके गया। तो एक अटेंडी भी मर गया था, और ऐसे कुछ 2-3 लोग थे जो बहुत क्रिटिकली इंजर्ड हो गए थे। शूटर एक आसपास की, एक तो मर गया था वहाँ पे, इसकी डेथ हो गई तो उसको लगे। तो एक जो शूटर था वो आसपास, उसी लोकेशन के आसपास एक नियर बाय छत पे था, वहाँ से शूटिंग करी गई थी। वो FBI लोगों ने पकड़ लिया उसको, और वो भी मारा गया। तो फिर वो FBI एजेंसीज अभी वो छानबीन कर रहे हैं कि क्यों एक ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। तो आपका क्या मानना है इस पे? क्वेश्चन क्या आपका, किस चीज़ पे क्या मानना है मेरा? तो एक तो ये है कि जो ऐसा हुआ है एक डेमोक्रेसी में, अमेरिका सबसे विकसित देश है, वहाँ पे इस तरीके का हो तो ये क्या डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? एक तो ये पॉइंट आता है। दूसरा है कि जितना तापमान बढ़ा हुआ है, क्या हम इतने ज़्यादा दुश्मन हो जाते हैं कि एक दूसरे के लिए जान के लिए हम चले जाएं? क्या यही डेमोक्रेसी का है? रिस्पेक्टफुली डिफीट को एक्सेप्ट करना, वो मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बैकबोन है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये लोग जो पॉलिटिशियंस सो कॉल अभी अपने फाइट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो हार्म करेंगे डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम को हार्म करने वाले हैं। बिल्कुल, ये मेरा प्रश्न है। दूसरा है कि जो कमला हैरिस का है या ट्रम्प का है, अगर वो अपना तापमान कम करके इशू पे बात करें, क्योंकि माने ना माने ये कंट्री पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है अभी भी। चाइना का है, चाइना अपना कुछ करा, लेकिन वो हर जगह बैठे हुए हैं, हर जगह अगर इनकी बात नहीं सुनोगे तो दे विल टॉपल योर गवर्नमेंट। जो आज अभी बांग्लादेश में हुआ है, म्यांमार में हुआ है, ये छोटे छोटे कंट्री हैं, ये अफेक्ट करते हैं हर एक को। तो हमें चाहे ना चाहे, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी है, हम वो लोग जो हमारे पॉल कीटिंग ने अभी इस वीक में ऑलमोस्ट ये बोला है कि वी बिकम लाइक 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उनकी पॉलिसी हमें प्रभावित करती हैं। तो प्रश्न ये आता है कि क्या वो अपना तापमान थोड़ा सा नीचे रखें, आराम से बात करें।
आपके इसके बारे में क्या विचार है? हितेंद्र जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है वैसे मेरे को लगता है आपने। मेरे को नहीं लगता कि पॉलिटिशियंस रियली केयर अबाउट डेमोक्रेसी। ये आपने बहुत उसकी बात कह दी है कि क्योंकि वो अगर ट्रम्प डजंट केयर अबाउट डेमोक्रेसी एट ऑल। मेरे को नहीं लगता पॉलिटिशियंस को कोई फर्क पड़ता है डेमोक्रेसी। एक्चुअली ही हिमसेल्फ सेड कि भाई मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। ही इज अ बिजनेसमैन, राइट? मतलब वो कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल आदमी वो जिस तरीके से देख रहे हैं कि और वो जो ब्लैक है वो ब्लैक कहते हैं, वाइट है तो वाइट कहते हैं। इज दैट टाइप ऑफ पर्सन। वो मीन्स नहीं करते हैं वर्ड को। ये तो उन्होंने कमला हैरिस के लिए भी कल रात कहा है। क्या बोला? You're fired, Kamala. नहीं वो बोलते हैं कि वो पहले कहती थी कि मेरी इंडियन बैकग्राउंड है, अब वो कालों को सपोर्ट कर रही हैं। अगर मेरे को लगता है जतिन जी, दोनों की बैकग्राउंड है। बाप उनके अफ्रीका से थे और तो वो एक ऐसा है कि जहाँ पे आप अब अफ्रीका भी है और इंडिया में भी क्या कर सकते हैं। सही बात। पर आप ये सोचिए इवेंचुअली हर जगह डिक्टेटरशिप ही चलती है। क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होता है, राइट? तो एक इंसान होता है जो सब कुछ गाइड कर रहा होता है हर चीज में। एक मतलब कोई कंपनी की कोई टीम है उसमें एक सीईओ होता है जो गाइड कर रहा होता है। इवेंचुअली कंट्री रन वो आप मिक्स कर गए, आपको एक पोजीशन मिल गई, फिर आप जो मर्जी करिए। देन यू आर, आप समझो 4 साल के लिए आपको सरकार बनाने का तो वो आपका देन आप कहाँ से गए, आप डायरेक्टर डिक्टेटर हो गए, ये हो गए, वो करे अपने वो रूल आप फॉलो करके कर रहे हो। फर्क है ना। अब जैसे चाइना का अगर आप उदाहरण लोगे तो वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, वहाँ पे एक बंदा बैठ गया वो कर रहा है। ये दोनों में फर्क है। बिल्कुल, आई एग्री। यहाँ 50 साल के बाद में आपको मौका मिला, आप करो जो मर्जी करना है। जैसे आप सीईओ बने एक कंपनी के, तो सीईओ बनने का मतलब क्या है कि आपको कंपनी को रन करना, अपनी जो फिलॉसफी उसके हिसाब से रन करना। जो एलन जॉयस था कॉन्टेस्ट का, अब उसने गलत डिसीजन लिए तो उसको पनिशमेंट, लेकिन उस समय उसका वो पावर था, उसने करा, उस समय की सिचुएशन के हिसाब से करा है। तो आप उसको डिक्टेटरशिप तो नहीं कह सकते ना, वो उसका रोल है। यस। अब आप घर में जाते हो, आपकी खिंचाई होती है, आपकी पिटाई क्या होता है, क्या बोलते हैं? आप गलती से बोल गए। मैं बोला वो वापस कर लेते हैं। हाँ, तो वो जो भी होता है तो वो है, वो उसमें आपको कि डिक्टेटर बन रही हो तो ऐसे थोड़ी नहीं होता है। वो पत्नी है, उसको राइट है। वो आई थिंक वो डिक्टेटरशिप वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है कि आप जब उस पोजीशन में होते हो, आप उस पोजीशन को कैसे इस्तेमाल करते हो, उस पोजीशन का यूज़ किस चीज़ में करते हो। अब लोग बोलते हैं कि ट्रम्प एक डिक्टेटर था एक तरीके से। वाई? बिकॉज जब उसको वो पोजीशन मिल रखी थी, लाइक होल वर्ल्ड सॉ वाई एवरीवन हेट्स ट्रम्प, because the way he used his position it was unruly। तो मुझे लगता है वो डिक्टेटरशिप वर्ड वो उससे आता है। वो मैं मानती हूँ उनकी सबकी अपनी पोजीशन होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट मिसयूज हो जाता है पोजीशन का। नहीं, मिसयूज तो देखिए जिसको ये मिसयूज भी बड़ा अजीब वर्ड है कि कोई इसको ऑप्टिमम यूज बोलता है। अब जिसको तकलीफ हुई वो बोलेगा मिसयूज कर रहे हो, जिसको फायदा मिला, ये सब्जेक्टिव वर्ड है। लेकिन पूनम जी समय तो समय है और समाप्ति भी हो रही है, तो क्यों ना हम आज की पहली का जवाब और साथ साथ में आज के विनर का हम बताएं श्रोताओं को। जी ज़रूर। तो श्रोताओं, हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और कुछ जवाब सही और कुछ गलत। तो जिन सही जवाबों में से हमने चुना है वो खुशकिस्मत श्रोता हैं सत्या खन्ना। क्या बात है सत्या जी, जिन्होंने लिखा है कि 77 इंडिपेंडेंस डे का जो थीम है वो है सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो कि सही है। वाकई ही देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। सत्या जी बहुत बहुत बधाई। हम आपको संपर्क करेंगे कि आपको कैसे ये $50 का वाउचर मिलेगा। अच्छा, तो अभी आखिरी आपका जो बढ़िया वाला जो जिससे आप बिल्कुल इम्प्रेस करो, और श्रोताओं अगर आकर्षण जी का आपको नंबर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको जरूर दे दूंगा। श्वेता, जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर आप चेक करते रहिए, वहाँ पर हम ये परफॉर्मेंसेस जो आज हुई हैं उनकी भी वीडियोस डालेंगे, जो आज डिस्कशंस हुए हैं उनकी भी छोटी छोटी वीडियोस डालें। तो प्लीज़ हमारा फेसबुक पेज पे जाके आप शेयर करिए, उसको फॉलो करिए, फिर हम अगली बार से शायद हम लाइव रिकॉर्डिंग्स भी हम कर सकें इन स्टूडियो। धन्यवाद। तो
एक हम बात करते हैं, हमारा जो आखिरी वाला एडवर्टाइजमेंट है वो करके, और फिर हम फिर आखिर तक छोड़ देते हैं, ऐसे गाने करते हैं। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। श्रोताओ, ये थे हमारे करी मास्टर का संदेश। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। अच्छा, एक हम अपने जो श्रोताओं के मैसेज भी दे देते हैं। जी बढ़िया। तो राजेश पांडे जी, आपके स्वास्थ्य की हम बहुत बहुत कामना करते हैं। उन्होंने वो हमारा प्रोग्राम सुन रहे थे। बहुत सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत। प्रदीप जी लिख रहे हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ, विस्तृत समाचार, सुंदर विचार। राजीव निगम जी कह रहे हैं, रियली गेटिंग वन डियरेस्ट फ्रेंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, ये भी एक ही मिल जाए दोस्त बहुत अच्छा है। प्रदीप कुमार जी कहते हैं, राजेश जी का सुंदर योगदान, धन्यवाद प्रदीप जी। सत्या खन्ना जी कह रहे हैं, वेरी नाइस टॉपिक फॉर टुडे, गुड ऑन यू रेडियो दर्पण। पहली का जो उन्होंने जवाब भी दिया था। हेमलता जी ने भी पहली का जवाब दिया था। हेमलता जी, आपको जो अभी पहले आपको अवार्ड मिला था उसके बारे में हमें बताइएगा अगले रेडियो प्रोग्राम में। जयरामन जी देख रहे हैं कि आई डू रिस्पेक्ट अकाउंटेंट्स लाइक यू। ये तिंदर जी, धन्यवाद जयरामन जी। अकाउंटेंटों को सराहना की बहुत ज़रूरत है। हेमन बोल रहे हैं कि कांट हियर प्रॉपर, तो वो हमने मिस्टेक ठीक कर ली थी हेमन जी। आकर्षक संगीत कला भी आकर्षक है। यतीन जी की टीम का धन्यवाद, एक से एक बढ़कर कुशल व प्रतिभा संपन्न भारतीयों को इस मंच पर लाने के लिए। ये हमारी शैलजा जी लिख रही थी। थैंक यू शैलजा जी। तो प्रदीप उपाध्याय जी लिख रहे हैं कि स्पर्श भारत में स्वतंत्र, तो उन्होंने जवाब दिया था। भाई आकर्षक जी लिखा है प्रदीप जी ने कि वही टैलेंटेड आकर्षक जी। तो अब आपका तो भाई फ़ोन नंबर जो है ना, मैं समझता हूँ कि मैनेजर तो अपॉइंट करना पड़ेगा। वही प्रॉपर वो होता ना। तो सब ने आपका प्रोग्राम को सराहा है। और आखिर में जो शैलजा जी का जो रिजर्वेशन के ऊपर था वो हमने बता दिया। तो ऑल इज योर एंड धन्यवाद श्रोताओ, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, एक ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए,
मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। 1 2 3 अजीब 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 दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी ना वो